नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। और सबसे पहले ये वीडियो देखिए। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। ये थे असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। वो झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान दुमका पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने घुसपैठ समेत अन्य विषयों पर ये बातें कही और इसके बाद झारखंड में फिर से हेमंत बनाम हिमंता की बहस होने लगी। हिमंता के बयान पर हेमंत के सहयोगियों ने तो बयान तो दिए ही, लेकिन उस समय हेमंत के मंत्रियों के बयान भी सामने आने लगे। ये बयान कुछ नए हैं, कुछ पुराने, लेकिन राजनीतिक तापमान को ऊंचा रखते हैं। इसलिए इन पर आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे। इनमें से कुछ बयान बेहद अभद्र और अपमानजनक भी हैं। लेकिन झारखंड पर बात करने के पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र पर, जहां बीजेपी के पुरजोर विरोध के बावजूद माफिया और अपराधी दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के आरोपी और एनसीपी अजित पवार के नेता नवाब मलिक को चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया और उन्होंने नामांकन भी कर दिया। ये खेल कैसे हुआ ये भी जानेंगे और आखिर में जानेंगे दिन की सुर्खियां। Powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। पहले महाराष्ट्र की राजनीति से आए तमाम अपडेट्स पर बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। ठाणे की मीरा भाईंदर सीट से नरेंद्र मेहता और नागपुर की उमरेड से सुधीर पारदे। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज यानी 29 अक्टूबर को अंतिम तारीख है। हालांकि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और महायुति जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन इस शो के तैयार होने तक सभी 288 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सके हैं। ग्राफिक्स देखिए। महायुति की सीट शेयरिंग का मामला लगभग तय है। भाजपा को 148, शिंदे सेना को 80 और एनसीपी अजित पवार गुट को 52 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली हैं। महायुति ने अब तक 288 में से 281 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें से 148 पर बीजेपी ने, 78 पर शिवसेना ने और 49 पर अजित पवार की एनसीपी ने और 6 सीटों पर अन्य सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब महाविकास आघाड़ी ने अब तक 265 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। कांग्रेस पहले ही 102 सीट पर और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है वो 84 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो 82 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतार चुका है। इसके अलावा शरद पवार वाली एनसीपी ने भी एक लिस्ट जारी की है। इसमें 5 कैंडिडेट्स के नाम हैं। माढ़ा सीट से अभिजीत पाटिल, मुलुंड से संगीता वाझे और पंढरपुर से अनिल सावंत के नाम खास हैं इसमें। इससे पहले पार्टी ने 28 अक्टूबर को भी एक लिस्ट जारी की थी। इसमें 7 कैंडिडेट्स के नाम थे। जो खास नाम थे उसमें काटोल से अनिल देशमुख, खानापुर से वैभव सदाशिव पाटिल और सिंधखेड़ा से संदीप बिडसे के नाम प्रमुख हैं। एक बड़ी खबर अजित पवार वाली एनसीपी की तरफ से भी आई है, जिसका हमने शो के इंट्रो में जिक्र भी किया था। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से पार्टी ने नवाब मलिक को उतार दिया है। 29 अक्टूबर को मलिक ने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा दाखिल किया था। कहा था कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अब उम्मीदवारी मिलने पर नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी ने फॉर्म दे दिया था, मैंने भरकर जमा भी कर दिया है। अब मैं आधिकारिक रूप पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। तो 4 महीने पहले मैंने ऐलान किया था कि मैं ये विधानसभा चुनाव लड़ूंगा मानखुर्द शिवाजी नगर से, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और 90,000 की डेफिसिट वाला ये लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र है। कोई वहाँ पे चुनाव लड़ने के तैयार नहीं। गठबंधन में पार्टी ने हमारी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन मेरे नाम को लेके विरोध लोगों का, बीजेपी का भी विरोध है, शिवसेना का विरोध है और शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो गठबंधन है नहीं। एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। हमारी बेटी के सामने भी बीजेपी के जो विधानसभा के उनके अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, उन्होंने भी रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भर दिया। ठीक है, हमारा
चुनाव लड़ने का दोनों विधानसभा से तय है। कुछ दल हमारे खिलाफ हैं, कुछ दल सीधे चुनाव में अपना उम्मीदवार उन्होंने लड़ाने का फैसला किया। तो मुझे लगता है वैचारिक रूप से हमारी लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं हुई। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और दादा ने भी कहा कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। हम साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अब लोगों का मुझे विरोध है, लोग मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन जनता के समर्थन से हम दोनों सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र की मानकोट शिवाजी नगर सीट से फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम काजमी विधायक हैं। 2009, 14 और 19 में वो लगातार जीते हैं, लेकिन उनकी कहानी भी दिलचस्प है। इस बार चुनाव में इस सीट को कांग्रेस अपने कोटे में मांग रही थी, ऐसा कहा जा रहा है, जबकि सपा का कहना था कि चूंकि ये उनकी जीती हुई सीट है लिहाजा उनके ही पास रहनी चाहिए। इस गतिरोध के बीच अबू आजमी ने अपना नामांकन आखिरी मौके पर दाखिल भी कर दिया। कहा कि हमने कांग्रेस को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं वही सीटें मांग रहा हूं जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। कल दोपहर तक नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो मैं 25 सीटें लड़ाऊंगा। मैं कोई इनको किसी को डरा नहीं रहा हूं, किसी को होल नहीं दे रहा हूं। मैं एक राजनीतिक पार्टी हूं और मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूं। मुझे पूरी की पूरी लड़ाने का हक है। वापस आते हैं नवाब मलिक पर। उनकी उम्मीदवारी का विरोध महायुति में शामिल दूसरी पार्टियों की ओर से हुआ है। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने बयान भी दिया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया गया तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये दाऊद वाला केस क्या है? दरअसल फरवरी 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरुआती पूछताछ के बाद नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दाऊद के सहयोगी की एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी मार्केट रेट से सस्ते दाम पर खरीदी गई थी। डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक जब नवाब मलिक को हिरासत में लिया गया तो तत्कालीन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि इस पूरे केस में टेरर का एंगल भी शामिल है और उन्होंने ये भी कहा था कि यह राजनीतिक मसला नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अब वही नवाब मलिक भाजपा की सहयोगी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? टिकट बंटवारे में किसकी चली और भाजपा के विरोध को कैसे दरकिनार कर दिया गया, हमने सीनियर पत्रकारों से समझा। हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो मानकोट शिवाजी नगर सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी वो सिटिंग एमएलए है, जिसपे नवाब मलिक ने इस सीट को लड़ने की आप कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने मन बनाया। लेकिन बीजेपी ने अमित शाह के सामने महाराष्ट्र की जो मीटिंग हुई थी उसमें बीजेपी ने इस बात को अपोज किया था कि नवाब मलिक को महायुति के किसी भी पार्टी के कोलिजन या उनके सिंबल पे टिकट नहीं दिया जा सकता है। इसलिए नवाब मलिक का नाम किसी भी लिस्ट में महायुति की चाहे फिर एनसीपी की अजित पवार की ना वो नहीं आया। लेकिन आज जब आखिरी दिन था, उस आप कह सकते हैं 3 बजे समय खत्म हो रहा था, तो 2:30 बजे एक तरह से ये बात सामने आई है कि नवाब मलिक को अजित पवार की पार्टी से एक तरह से आप कह सकते हैं उनको गो हेड मिल गया या एबी फॉर्म मिल गया। वो जो पार्टी है उस पक्ष के एक अधिकृत उम्मीदवार बन गए हैं। तो अब इसमें एक बात ये निकल कर आती है कि क्या अजित पवार एनसीपी को ये लगता है कि नवाब मलिक ये सीट जीत सकते हैं? महाराष्ट्र में इतने टाइट फिगर्स हैं चुनाव के चलते, तो शायद अजित पवार आप कह सकते हैं कि किसी भी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एबी फॉर्म दिया है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के आप कह सकते हैं बोलने के खिलाफ जाते हुए भी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का क्या ये कोलिजन में प्रेशर टैक्टिक है? अजित पवार कोई महायुति से सीट हासिल करना चाहते हैं जिसके चलते उन्होंने नवाब मलिक को सीट दी है। अगर उनका वो काम पूरा हो जाता है तो क्या 4 तारीख से पहले नवाब मलिक को अपना जो एबी फॉर्म दिया गया है वो विड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा? महाराष्ट्र की खबरें इतनी ही। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। झारखंड चुनाव पे बात करते हैं। 28 अक्टूबर को भाजपा ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी देर शाम और पता चला कि गमलियाल हेम्ब्रोम बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बरहेट विधानसभा को समझने का एक और पैमाना हो सकता है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हेम्ब्रोम ने 2019 में आजसू पार्टी के टिकट पर बरहेट विधानसभा से ही चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें लगभग 2500 वोट ही मिले थे। बरहेट विधानसभा हेमंत सोरेन के लिए एक स्ट्रांग होल्ड मानी जाती है। जब उन्होंने साल 2014 में इस सीट पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को शिकस्त दी थी।
हेमलाल मुर्मू इस चुनाव के पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से हुआ करते थे। चुनाव की घोषणा हुई, झामुमो ने हेमंत सोरेन को टिकट दिया और हेमंत सोरेन भाजपा से लड़ गए। हेमंत सोरेन ने हेमलाल मुर्मू को इस चुनाव में लगभग 24,000 वोटों से हरा दिया। फिर साल 2019 में भी हेमंत सोरेन ने भाजपा के साइमन माल्टो को लगभग 25,000 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन इस साल चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका सीट से भी चुनाव लड़े थे, एक ट्रिविया है, वो भी जीती और हेमंत सोरेन ने रिटेन की बरहेट विधानसभा। लेकिन 2 बार से अविजित हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियाल हेम्ब्रोम को चुनाव लड़ाने का मकसद क्या हो सकता है? जानकार बताते हैं कि हेम्ब्रोम खुद बरहेट के रहने वाले हैं। उनके बारे में खबरें ये भी दावा करती हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। साथ ही बरहेट में फुटबॉल के टूर्नामेंट भी आयोजित करवाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय युवाओं में लोकप्रिय बताए जाते हैं। हेम्ब्रोम के जीवन और उनकी उम्मीदवारी के बारे में हमने पत्रकारों से बात की, सुनिए। इस बार जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है गमालियल हेम्ब्रम, एक बिल्कुल नया चेहरा, एकदम युवा लड़का है। इनको उम्मीदवार बनाने के पीछे के 2-3 कारण हैं। एक तो बड़ा कारण यह है कि इनकी जो पत्नी है विनीता हेम्ब्रम, वो वहां का एक पंचायत है खैरवा, वहां से 2 टर्म की वो मुखिया रही हैं और ये खुद पारा शिक्षक थे। 2019 से नौकरी छोड़ने के बाद 5 साल से क्षेत्र में बने हुए थे। लेकिन माना यह भी जाता है कि खास करके उस इलाके में पहाड़िया और आदिवासी दोनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है। तो पहाड़िया वोटर बीजेपी के ही वोटर है और यही वजह है कि इस बार सिमोन माल्तो जो पहाड़िया थे उनको न देकर बल्कि गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया है, ताकि पहाड़िया वोट खुद ब खुद आएगा। उसके बाद गमालियल हेम्ब्रम के कारण जो है, जो आदिवासी युवाओं का वोट है, जो इनका 5 साल का मेहनत है वो वोट, और तीसरा बीजेपी का जो वोट है अपना, वो वोट मिलेगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। जब हेमंत सोरेन की बात आती है तो बता दें कि उनके परिवार से एक और सदस्य चुनाव में एंट्री ले रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इन सदस्य का नाम है जयश्री सोरेन। जयश्री सोरेन वो हेमंत सोरेन के भाई दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी, दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की बेटी हैं, यानी हेमंत सोरेन की भतीजी। बता दें कि सीता सोरेन खुद जामताड़ा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो जयश्री सोरेन ने जामा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिवंगत पिता दुर्गा सोरेन इस सीट से विधायक हुआ करते थे, लिहाजा जयश्री ने ये सीट चुनी। खबरों के मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जयश्री सोरेन ने जामा विधानसभा के दौरे शुरू कर दिए थे। वो भाजपा का टिकट भी चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बात सोरेन परिवार की हो रही है तो जिक्र करते हैं सीता सोरेन का। बीते दिनों उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने भद्दी टिप्पणी की उनके खिलाफ। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए सीता सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि मेरे पति नहीं हैं, इसलिए मुझ पर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस टिप्पणी का विरोध जताया। इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है। लेकिन विरोध कांग्रेस के खेमे से भी सुनाई दिया। 27 अक्टूबर को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इरफान अंसारी की टिप्पणी का विरोध किया। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और अपराध को अपराध की नज़र से ही देखा जाना चाहिए, लिहाजा उन पर कार्रवाई हो।
कानून में जो धाराएं हैं कि अब अगर आपने वर्बली कुछ कहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाया है, हर तरीके का कानून खुद कांग्रेस राज में जो है वो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की ये हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी झारखंड में आचार संहिता, चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक है 23 को परिणाम आएंगे नवंबर में और उसके बाद एक सरकार बनेगी और हम इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सजा होनी चाहिए कानून के तहत, निष्पक्षता से चले मामला, ये हम भी अब सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। लेकिन जब बात बयानों की हो रही है तो असम के सीएम और भाजपा के झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की भी चर्चा करते हैं। आज वो दुमका पहुंचे और कहा कि वो घुसपैठियों के घरों में आग लगा रहे हैं। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। झारखंड में संथाल परगने में आदिवासी संख्या कम हो रहा है, मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है? जरूर बाहर से लोग आ रहा है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। झारखंड के अपडेट्स यहीं तक और अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी केरल के कासरगोड से 28 अक्टूबर की रात यहां करीब 12:30 बजे एक मंदिर है अंजुताम्बलम विरार काडू। यहां पर आतिशबाजी हो रही थी। रात 12:30 बजे का वक्त था। आतिशबाजी से उठी चिंगारी पटाखों के गोदाम तक पहुंच गई। इससे गोदाम में आग लगी और धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम उत्सव के लिए लगभग 1,500 लोग जुटे हुए थे। ब्लास्ट के बाद 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। They were bursting crackers. One of the crackers has bursted and fallen on the room where crackers were stored. So that is where the explosion has happened. And since people were sitting very close to the room where storage was done, that is how many people have gotten injured. That is what we have understood till now. But more investigation needs to be done. There are many changes that the temple authorities have done, which they have not informed. Firstly, they have not taken license, and they have not informed us that they will be changing this thing. They have not told us about the use of crackers, first of all. Then they have changed the place from where explosives were bursted last time. So that is another thing. And they have not informed anybody that crackers have been stored there, and they have allowed people to sit. So from temple authorities said, we see a lot of lapses. So in that aspect, we are doing a comprehensive inquiry. पुलिस के मुताबिक पटाखों की वजह से ही मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। हालांकि पुलिस और प्रशासन घटना के अन्य कारणों की भी जांच कर रहे हैं। सत्ताधारी सीपीआईएम विधायक एम राजगोपाल ने बताया कि पटाखे छोटे थे, लेकिन इन पटाखों की चिंगारी दूसरे पटाखों पर गिरने से हादसा हुआ। हमने घटना के लिए कारण जानने के लिए जिला कलेक्टर से भी बात की है। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ब्लास्ट में केरल के बाकी नेताओं ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट। It's a tragic day for Kerala. Over 150 people we here have been injured, and there are many deaths that's still counted for. And the central government is taking stock of the situation. Our state president and 2 of our union ministers from Kerala are all taking stock of the situation and are alerting the concerned in center. At this moment, this is not a time to politicize or sensationalize this issue at all. We all stand in solidarity with the victims and offer our heartfelt condolences to all the victims and their families. Some norms and conditions have to be strictly implemented because there are so many laws are there, rules are there, but unfortunately, most of the time these are not being complied in a proper way. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर कमेटी ने पटाखे जलाने और आतिशबाजी के लिए लाइसेंस नहीं लिया था। कमेटी के 2 मेंबर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है।
अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही 70 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु के लोगों के लिए, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत के विस्तार का भी ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अस्पताल केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम से संबद्ध हैं, वहाँ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। साथ ही उन्हें आयुष्मान वय वंदना का कार्ड भी दिया जाएगा। अपने अभिभाषण में उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगी। कहा कि मैं इन दो राज्यों के 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं उनकी मदद नहीं कर सका। कारण इन राज्यों का अपने यहाँ आयुष्मान भारत का न लागू कर अपनी योजना को क्रियान्वित करना। मैं दिल्ली के और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगली सुर्खी, बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और 25 अक्टूबर की शाम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ऑफिस में एक मैसेज आया। मैसेज में फिरौती ना देने पर जीशान और उनके साथ अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। धमकी देने वाले आरोपी के रूप में मोहम्मद तैयब की पहचान हुई। अब मुंबई पुलिस ने तैयब को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है। उसकी जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयब 20 साल का है। वो बरेली का रहने वाला है। उसके पिता बरेली में सिलाई का काम करते हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर को भी मुंबई पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। 24 साल के इस आरोपी का नाम है शेख हुसैन शेख मोहसिन। ये जमशेदपुर में सब्जी बेचने का काम करता है। आरोपी ने सलमान खान को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा, ऐसा लिखा गया। अगली सुर्खी, वक्फ अमेंडमेंट बिल की JPC मीटिंग से 29 अक्टूबर को फिर बवाल हुआ। इस मीटिंग में हुआ ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मीटिंग में बिल का समर्थन किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुखिया IAS अश्विनी कुमार ने बिल के पक्ष में बात रखी तो विपक्ष के सांसदों ने उनकी राय को अवैध करार दिया। विपक्ष का कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुखिया मुस्लिम नहीं हैं और कानून ये कहता है कि कोई नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मुखिया नहीं हो सकता है। खबरें बताती हैं कि इस आधार पर विपक्ष ने कहा कि अश्विनी कुमार की राय सलाह का कोई आधार नहीं है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक मीटिंग में एक भाजपा सांसद ने कहा कि अश्विनी कुमार की नियुक्ति तो खुद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते की थी। इसके बाद दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने JPC अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को एक और पत्र भेजा। अनुरोध किया कि दिल्ली सरकार से मंजूरी मिलने तक दिल्ली वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रेजेंटेशन को अनुमति न दें। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी आतिशी ने JPC चेयरमैन को एक पत्र लिखा था। इसमें भी लिखा था कि वक्फ बोर्ड के CEO को पहले दिल्ली सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए, इसके बाद ही JPC के सामने रिपोर्ट रखनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि बीते कुछ दिनों में वक्फ बोर्ड की JPC मीटिंग में लगातार बवाल चल रहा है। 22 अक्टूबर वाला बवाल तो आपको याद ही होगा, जब मीटिंग के दौरान किसी बात पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और BJP के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। बहस बढ़ती गई, तभी कथित तौर पर कल्याण बनर्जी ने वहां रखे कांच की बोतल को मेज पर दे मारा और खुद चोटिल हो गए थे। उन्हें अंगूठे और उंगली में चोट लगी थी। इस बवाल के बाद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए JPC से सस्पेंड कर दिया गया था। और 28 अक्टूबर को हुई मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने बिना CM की अनुमति के रिपोर्ट पेश की थी। उस पर विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था, जो हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया ही था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।